हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो कल हमने एक छोटा सा 3 मिनट की वीडियो डाली थी, तो देखी थी सभी ने। ऊष्मा के संचरण के बारे में मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बता दिया। आज बस थोड़ी सी थ्योरी है। वैसे देखा जाए तो वो टॉपिक है, वो 3 मिनट में कंप्लीट हो गया। अगर अच्छे से आपको समझ में आया तो वो 3 मिनट में कंप्लीट हो गया। अब इसको बस थ्योरी को पढ़ना है, कुछ भी नहीं है टॉपिक में। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं और सीधे सीधे मैंने आपको बहुत बार करवाए हुए हैं, बहुत बार। ऊष्मा का संचरण, तो पहली बात ये टॉपिक है हमारे फिजिक्स का। इसका है फिजिक्स का टॉपिक है ये। टॉपिक का नाम है ऊष्मा का संचरण। क्या नाम है? ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा जानते ही हो, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। संचरण का मतलब होता है चलना। कि ऊष्मा चलेगी। अब चलेगी तो सीधी सी बात है भाई, किस में चलेगी? चालकों में चलेगी, जो ऊष्मा के चालक होंगे। अब चलेगी कैसे वो देखते हैं। चलेगी कैसे वो अपने थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, फोन साइलेंट कर लूं बीच में। चलिए, ऊष्मा का संचरण। तो ऊष्मा के संचरण की क्या क्या बातें हैं देख लेते हैं फटाफट। लिखा बहुत कुछ है लेकिन समझने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही ऊष्मा का संचरण है। संचरण का मतलब चलना। ऊष्मा पहले यहां थी, अब ऊष्मा यहां पहुंच गई। ऊष्मा पहले यहां थी, अब यहां पहुंच गई। ऊष्मा पहले यहां थी, अब ऊष्मा यहां पहुंच गई। इसकी होती है 3 विधियां। तो कल वाली 3 मिनट की वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगी। पहली होती है चालन। चालन, इसमें क्या होगा? जैसे ऊष्मा, ये एक ऊष्मा का कण है, इसके अंदर ऊष्मा है, तो ये साथ वाले को ऊष्मा देगा। अब ये इसको ऊष्मा देगा, ये इसको ऊष्मा देगा, ये इसको ऊष्मा देगा, ये इसको ऊष्मा देगा, और ये इसको ऊष्मा देगा, और ये इसको ऊष्मा देगा। तो ऊष्मा यहां से यहां पहुंचानी थी, पहुंच गई। वीडियो में भी कल यही किया था। इधर वाले बंदे ने इधर वाले बंदे को फुटबॉल कैसे दी थी? इसको पास फुटबॉल पास आउट की, इसको फुटबॉल पास आउट की, इसको पास आउट की। इस तरह से यहां पर पहुंच गए। तो यह विधि कौन सी होती है? चालन। और चालन विधि मुख्यतः कौन से पदार्थों में पाई जाती है? तो ठोस पदार्थों में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि ठोस पदार्थों में कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। कण स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते। ठोस में कणों में स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते भी, याद रखना, स्वतंत्र रूप से गति, ठीक है। दूसरी विधि थी हमने कौन सी? संवहन। संवहन में क्या था? जैसे ऊष्मा का ये कण, अब ये कण कहता है कि कौन मत्था हमारे इधर इधर को दे, सीधा डायरेक्ट में इसको पकड़ा के आ जाता हूं ऊष्मा। यहां से मेरे पास ऊष्मा है, ऊष्मा ऊष्मा वाला कण से खुद गया चल के, और इसको ऊष्मा यहां पहुंच गया। इसको यहां जाना था, अब ये वाला कण बेचारा आकर यहां आ जाएगा। जैसे किसमें होता है ये? द्रवों व गैसों में। किसमें? द्रवों व गैसों में। देखा ही होगा, जब पानी गर्म करते हैं तो नीचे की सतह पहले गर्म होती है, नीचे के कण गर्म होते हैं। गर्म होने से कणों में प्रसार होता है, गर्म कण ऊपर उठते हैं, ऊपर वाले कण नीचे आ जाते हैं, और इस तरह से पानी गर्म होता रहता है। तो यह कौन सी विधि होगी? संवहन। तीसरी थी विकिरण। कौन सी थी? विकिरण। ये डायरेक्ट यहां से ऊष्मा सीधी फेंक देता है। ये भी यही, ये भी यही। तो गर्म वस्तु दूसरी वस्तु पर सीधी डायरेक्ट ऊष्मा फेंकेगी विकिरण के द्वारा। कैसे? सूर्य खुद तो नहीं आता ना पृथ्वी पर, सूर्य खुद तो नहीं आता पृथ्वी पर। क्या करता है वो? अपनी ऊष्मा विकिरणों के द्वारा पृथ्वी पर भेज देता है। निर्वात में भी माध्यम की आवश्यकता नहीं हो। तो 3 प्रकार से ऊष्मा का चालन, यही हमने उस प्रैक्टिकल में किया था, ठीक है। इस चैप्टर में इतनी बातें जो मैंने आपको फटाफट करवा दी, प्रैक्टिकल करवा दी, अब आपको समझा दिया। अब देख लेते हैं तो कितनी ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, विधियां कितनी है? 3। पहली चालन, दूसरी संवहन, तीसरी विकिरण। तो पहले चालन की बात कर ले। जब बिना स्थान परिवर्तित किए ही, तो यहां पर चालन में क्या हुआ था? स्थान परिवर्तित किया था उन्होंने? स्थान परिवर्तित नहीं किया। स्थान बिना से स्थान परिवर्तन किए ही पदार्थ के
तप्त कण अपने बगल वाले कण को ऊष्मा दे देते हैं और पूरी वस्तु गर्म हो जाती है। आप क्या करना, इसका एक और प्रैक्टिकल करना। कभी घर में लोहे की छड़ होगी, उसको आप एक सिरे को तो आप हाथ से पकड़ लेना, ध्यान रखना है सावधानी पूर्वक, वैसे नहीं मत करना आप, फिर ऐसे बोलोगे सर ने बोला था। आप देखना कभी कि आप अगर ये मान लीजिए धातु की छड़ है, मैं इसको यहां से गर्म करना शुरू करूं, यहां से गर्म करना शुरू करूं, कुछ समय बाद है ये यहां सिरा भी, ये वाला सिरा भी गर्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये ठोस है, तो ये कण गर्म हुआ, इसके पास उष्मा पहुंची, ये उष्मा इसको ट्रांसफर करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, और ये सिरा पूरा गर्म हो जाएगा। तो चलन विधि यही बोल रहा है कि कण अपना बिना स्थान परिवर्तन किए ही पदार्थ के तप्त कण अपने बगल वाले कण को उष्मा दे देते हैं। यानी कि ये मान लीजिए धातु की छड़ है, यहां पर उष्मा है, ये कण गर्म हुआ, अब ये अपनी उष्मा इसको देगा, ये अपनी उष्मा इसको देगा, ये अपनी उष्मा इसको देगा, और ये अपनी उष्मा इसको देगा, क्योंकि इसको तो उष्मा मिल रही है, ये अपनी उष्मा इसको ट्रांसफर कर रहा है, इसको उष्मा अंतर से मिल रही है, वैसे ऐसे करके पूरी वस्तु क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। ठीक है, माध्यम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। अभी ठोस माध्यम ही तो होता है, ठोस पदार्थ वो माध्यम ही है, तो माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम के तप्त कणों का स्थान परिवर्तित नहीं होता, यानी कि ये कण है, ये अपने स्थान का परिवर्तन नहीं करते। अब ये कण ऐसे नहीं है कि मैं यहां पर आ जाऊंगा, नहीं, ये कण ऐसा नहीं करेगा। कौन सी विधि में? चालन विधि में। क्यों? क्योंकि ठोस कणों में ये ठोस चालन किस में पाया जाता है? ठोस में पाया जाता है। अभी बता के गया हूं, चालन किस में पाया जाता है? ठोस में पाया जाता है, और ठोस कणों में स्वतंत्र गति नहीं होती, ठोस पदार्थों के कणों में स्वतंत्र गति नहीं होती, तो ये अपना स्थान परिवर्तित नहीं करते। ठीक है, अगली बात, ठोस पदार्थों के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए स्वतंत्र नहीं होती। ठोस में संचरण इसी विधि द्वारा होता है, पारे में भी इसी विधि द्वारा। ये स्टार लगा लेना। देखो, पारा, पारा एक धातु है, पारा क्या है? एक धातु है। धातु के साथ साथ ये द्रवीय अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में? द्रवीय अवस्था में। कौन सी अवस्था में? द्रवीय अवस्था में। लेकिन द्रवीय अवस्था में होने के बावजूद भी इसमें ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, स्टार लगाकर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ऊष्मा चालकता क्या होती है? पदार्थों में चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण। कोई भी पदार्थ है उसमें चालन विधि द्वारा अगर ऊष्मा का संचरण हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? ऊष्मा चालकता। पदार्थों में चालन विधि द्वारा, अगर पदार्थों में चालन विधि द्वारा यानी कि इस विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? ऊष्मा चालकता बोलेंगे। ठीक है, अगला है, यह पदार्थ की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। कौन? ऊष्मा चालकता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की प्रवृत्ति पर या पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। कौन निर्भर करती है? ऊष्मा चालकता। इसमें अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको समझ नहीं आई हो, बहुत इजी है। पदार्थों के प्रकार, तो किसके आधार पर? ऊष्मा चालकता के आधार पर पदार्थों के प्रकार। बताने की जरूरत नहीं है। चालक पदार्थ कौन से होते हैं? जो ऊष्मा का चालन सरलता से करते हैं, जो ऊष्मा का चालन सरलता से करते हैं। तो सभी धातु बहुत बार पढ़ के आ चुके हैं, फिजिक्स में पढ़ा दिया, केमिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ा दिया। ऊष्मा चालकता, ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये ऊष्मा के चालक होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा का संचरण सरलता से करते हैं। धातु हो गया। अम्लीय जल, अम्लीय जल का मतलब होता है अम्लों का जलीय विलयन, तो अम्लीय जल। अगला, मानव शरीर। मानव शरीर भी ऊष्मा का चालन करता है, आपको पता हो तो। ठीक है, मानव शरीर भी ऊष्मा का चालन करता है। चलिए अगले हैं कुचालक। इसमें ऊष्मा का चालन नहीं होता, जैसे लकड़ी, कांच, वायु, गैसे, सिलिका, कपड़ा, ऊन, रबर, ये ऊष्मा का चालन नहीं करते, ऊष्मा कुचालक होते हैं। अगले है ऊष्मा रोधी, ये अलग चीज है। ऊष्मा का चालन बिल्कुल नहीं करते, ये ऊष्मा के माध्यम में रुकावट पैदा करते हैं। ठीक है, तो एबोनाइट और एस्बेस्टस, ये दो नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, पहली चालन विधि कंप्लीट। क्या होता है चालन विधि में? एक ही बात ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखोगे? क्या ध्यान में रखोगे चालन में? यही कि ठोस में होता है, ठोस कण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर पाते, और माध्यम की आवश्यकता होती है, और कण अपना बिना स्थान परिवर्तन के बगल वाले कण को अपनी ऊष्मा
ट्रांसफर कर देते हैं बस। अब इसके साथ साथ में आप दैनिक जीवन में इसके उपयोग भी देख ही लो, इसके चालन विधि के। पहले मैंने सोचा इकट्ठे करूं, अब मैं सोचा पहले चालन करवा दिया, तो चालन के दैनिक जीवन में उपयोग, चालन विधि के दैनिक जीवन में उपयोग कैसे। एस्मिको लोग बर्फ की दोहरी दीवारों के मकान में रहते हैं। एस्मिको कोई जगह होगी जहां पर ज्यादा बर्फ पड़ती होगी, तो वहां के लोग बर्फ की दोहरी दीवारों के मकान में रहते हैं, क्योंकि बर्फ की दोहरी दीवारें के मध्य हवा की परत होती है। यानी कि ये कोई मकान है, बर्फ की परत, और ये एक बर्फ की परत, ठीक है। तो इनके बीच क्या होती है, हवा की मध्य हवा की परत होती है, जो ऊष्मा की कुचालक होती है। हवा अभी हम पढ़ के आए हैं, यहाँ पे देखो हवा, वायु, ऊष्मा की कुचालक, ठीक है। तो यहां पर क्या हुई, ऊष्मा की कुचालक, ठीक है, जिससे अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं आ सकती, जिससे कमरे का ताप बाहर की अपेक्षा अधिक होता है, बस, ठीक है। तो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। अगला है, शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे की कुर्सी एक ही ताप पर होती है। सर्दियों में देखा होगा, चलो सर्दियों में तो, अब गर्मियों में तो देखा ही होगा। आप देखो गर्मी में अपने देखते हैं कि अपने कभी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे देखते हैं, तो एक तो पत्थर की कुर्सियां बनी होती हैं, और पत्थर की नहीं, आप रबर की मानो, रबर की कुर्सियां बनी होती है, और वहीं लोहे की कुर्सियां बनी होती है। तो अपने लोहे वाली कुर्सी पर बैठते हैं तो पता लग जाता है ना, क्यों, क्योंकि वो ऊष्मा का चालक होती है धातु, और रबर ऊष्मा की कुचालक होती है, ठीक है। परंतु अब वही शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे की कुर्सी एक ही ताप पर होती है, परंतु लोहे की कुर्सी छूने पर लकड़ी की अपेक्षा अधिक ठंडी लगती है, बताने की जरूरत ही नहीं है। धातु के प्याले में चाय पीना कठिन है। धातु का प्याला यानी कि आप स्टील के ग्लास में या और किसी धातु के, तांबे के ग्लास में चाय पियोगे तो आपके हाथ क्या होते हैं, गर्म होते हैं, ठीक है, यानी कि हाथ जलने की संभावना रहती है। लेकिन वहीं हम चीनी मिट्टी के कप में चाय पिएंगे, चीनी मिट्टी का कप होता है, अपने घरों में नॉर्मली यूज करते हैं, तो उसमें चाय पीना आसान है, क्यों, क्योंकि वो ऊष्मा को आदान प्रदान, मतलब हमारे हाथ नहीं जलने देता, समझ में आ रही है। तो वो चालन की उदाहरण हो गई। दैनिक जीवन की सारी बातें हैं, तो ऐसे लग रहा है अभी पढ़ाने की जरूरत ही नहीं, आपको सारी चीजें आती हैं, पर फिर भी मैं पढ़ा देता हूं फटाफट, कोई नई बात नहीं है, आपको सारी बातें पता है। दूसरा है संवहन। गैसों व द्रवों में ऊष्मा का संवहन इसी विधि द्वारा होता है। तो संवहन विधि में गैसों और द्रवों द्वारा, तो द्रवों और गैसों में अगर पूछे कि ऊष्मा का संचरण कौन सी विधि द्वारा होता है, तो संवहन विधि द्वारा। पहला क्वेश्चन इसमें ये इंपॉर्टेंट है। द्रव व गैस के कण गर्म भाग से ऊष्मा लेकर स्वयं हल्के होकर ऊपर उठते हैं। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये इसमें द्रव या गैस है, तो यहां पर अपने इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये कण क्या हुए, गर्म, ऊष्मा ली, ऊष्मा ली, ऊष्मा लेने पर ये हो जाते हैं हल्के, हल्के होने पर ये उठते हैं ऊपर, ये कण आ गया ऊपर, ठीक है, ऊपर उठते हैं और ठंडे भाग की ओर जाते हैं। ऊपर वाला भाग कैसा होता है, ठंडा, ये कण कैसा है, ठंडा, ठीक है, ये यहां पर जाएगा, इसका स्थान ले लेगा, तो ये आ जाएगा नीचे, और वह अपना स्थान परिवर्तित करते हैं। तो इससे पानी गर्म ऐसे ही होता है, कभी नोटिस करना, आप कभी पानी गर्म करो ना, अब सर्दियां आएगी तो पानी गर्म करोगे, तो पहले नीचे वाला भाग गर्म होता है, फिर नीचे वाले भाग के कण ऊपर उठते हैं, ऊपर उठते हैं गर्म होकर, और इस तरह से कण आपस में घूमते रहते हैं अंदर, हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो अंदर विक्रिया चलती रहती है उनकी कणों के आदान प्रदान की, इस वजह से ही पानी गर्म होता है, ठीक है। लोहा गर्म होना चालन विधि द्वारा, पानी का गर्म होना संवहन विधि द्वारा। इस विधि ऊर्ध्वाधर तापांतर होने पर ऊष्मा का प्रवाह, ऊष्मा नीचे से ऊपर की ओर होता है। ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, और घनत्व में परिवर्तन होता है, बस। अगला है पृथ्वी। अब इसका एक एग्जांपल दिया कि पृथ्वी का वायुमंडल इसी विधि द्वारा गर्म होता है। पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है वो इसी विधि द्वारा गर्म होता है, पृथ्वी का वायुमंडल। ये पूछ सकता है कि पृथ्वी का वायुमंडल ऊष्मा की कौन से संचरण की विधि द्वारा गर्म होता है, तो संवहन विधि द्वारा, ठीक है। तो इसके भी देख लेते हैं। समुद्री हवाएं क्या होती है, समुद्री हवाएं और स्थलीय हवाएं क्या होती है। तो पहले समुद्री हवाएं देख लेते हैं अभी। तो दिन के समय में सूर्य की गर्मी से, दिन के समय में सूर्य की गर्मी से क्या होता है, जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म होता है। होता क्या है, आप देखना, दिन के समय में क्या होता है, सूर्य, रात में तो सूर्य होता ही नहीं है, तो दिन के समय में क्या होता है, जब सूर्य की किरणें पानी पर या जल पर पड़ती है और स्थल पर पड़ती है, तो ज्यादा जल्दी गर्म कौन होता है, स्थल, स्थलीय भाग गर्म हो जाता है।
जिससे स्थल की हवाएं ऊपर उठती हैं। अब स्थलीय भाग पर हवा जो चल रही है वो ऊपर की ओर उठती है, ठीक है, तथा उसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी हवाएं स्थान की ओर बहने लगती है, ठीक है। और समुद्र, अब समुद्र देखो क्या कह रही है, दोबारा समझो। मान लीजिए ये कोई समुद्र है, ठीक है, और ये स्थल भाग है, ठीक है। सनलाइट पड़ेगी, इधर भी पड़ेगी, इधर भी पड़ेगी, तो ये गर्म होता है जल्दी, जल्दी गर्म हुआ। अब यहां से हवाएं, ये हवाएं उठती हैं ऊपर, हवाएं तो यहां भी चल रही हैं। अब समुद्र है तो ये हवा कैसी होती है, ठंडी, और ये हवा होती है गर्म। गर्म हवा ऊपर जाएगी, ये स्थान होगा खाली, तो ये वाली हवा आ जाएगी इधर। अब ये जो हवा चलकर समुद्र से चलकर हवा स्थलीय भाग पर आई है, तो इसलिए इन हवाओं को बोलते हैं अपने समुद्री हवाएं। समुद्र से हवाएं आती हैं तो ठंडी हवा होती है समुद्र वाली। अब स्थलीय हवाएं कौन सी होती हैं, रात के समय में स्थल जल की अपेक्षा जल्दी ठंडा हो जाता है। रात के समय में क्या होगा, वही बात, अब रात के समय में देखते हैं क्या होता है। ये जलीय भाग, ये स्थलीय भाग, ठीक है। अब रात के समय में सूर्य तो है नहीं, ठीक है, तो रात के समय में स्थल जल की अपेक्षा जल्दी ठंडा होगा। अब ये बचा रहा जल्दी ठंडा होगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो समुद्र के जल के संपर्क में आने से गर्म आए हैं, अब ये जल्दी ठंडा होगा, तो ये हवाएं गर्म हुई, ये उठती हैं ऊपर की ओर, ऊपर की ओर उठेगी तो इधर जो हवाएं चल रही है वो आ जाएंगी इधर, ठीक है। तो संपर्क में हवाएं ऊपर उठती हैं तथा इनका स्थान लेने के लिए स्थल से समुद्र की ओर हवा चलती है, उसे बोलती हैं स्थलीय हवाएं। समुद्र से अगर स्थल की तरफ हवा जाएगी, दिन में जाएगी, वो होगी समुद्री हवाएं। स्थल से समुद्र की ओर जो हवाएं आएंगी वो आएंगी रात में, उन्हें बोलेंगे स्थलीय हवाएं। ये हो गया संवहन का एग्जांपल, ठीक है। अब देखते हैं एक और है इसका। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर पेटिका को ऊपर रखा जाता है, अपने जो फ्रिज होता है ना उसमें फ्रीजर पेटिका होती है उसको ऊपर रखा जाता है, क्योंकि नीचे की वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है तथा फ्रीजर पेटिका से टकराकर ठंडी हो जाती है। होता क्या है, नीचे की वायु आप देखना कभी फ्रिज में अगर नीचे देखोगे तो वहां पर गर्म हवा आ रही होती है, वो हवा ऊपर उठती है, ऊपर लगी होती है फ्रीजर पेटिका। देखो फ्रीजर में फ्रीजर पेटिका को ऊपर रखा जाता है, ऊपर लगती है। अब फ्रीजर पेटिका है यानी कि वो ठंडी हो रही है, उस पर टकराती है, टकराते ही क्या होता है, हवा ठंडी हो जाती है। अब वो ठंडी हवा वापस नीचे आती है और फ्रिज में रखी वस्तुओं को ठंडा कर देती है, ठीक है। तो फ्रीजर में फ्रीजर पेटिका को ऊपर रखा जाता है क्योंकि नीचे की वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है तथा फ्रीजर पेटिका से टकराकर ठंडी हो जाती है। ऊपर की भारी वायु नीचे ठंडी होने के कारण बहती है तथा फ्रिज में रखी वस्तुएं ठंडी हो जाती है, बस। अब एक लास्ट कंसेप्ट है, बिजली के बल्बों में निष्क्रिय गैसों को क्यों भरा जाता है। आप देखते होंगे निष्क्रिय गैस से करवाई हुई है मैंने, कौन सी है ना, अगर कर 0 रन। निष्क्रिय गैसों को क्यों भरा जाता है, तंतु की ऊष्मा संवहन द्वारा चारों तरफ फैल जाती है जिससे तंतु का ताप उसके गलनांक तक नहीं बढ़ पाता। इसका मतलब क्या है कि होता क्या है कि तंतु में संवहन हो रहा था, तंतु गर्म हो रहा होता है, तो इस वजह से उसमें गैसें भरी होती हैं और वो संवहन धाराएं द्वारा उसको मेंटेन रखती है, जिससे तंतु जो ऊष्मा मिल रही है उसको, तंतु प्रॉपर गर्म हो रहा है तो वो कभी ना कभी गलेगा, लेकिन वो गैस भरी हुई होती है, वो उसको गर्म होने या उसके गलनांक पॉइंट तक उसको नहीं जाने देती, क्योंकि अगर उसको गलनांक पॉइंट तक जल गया तो वो बल्ब तंतु गल जाएगा और बल्ब खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए अगला है विकिरण। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ऊष्मा का संचरण निर्वात में होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल सूर्य, बस बात ही खत्म। ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता से बिना माध्यम की पहुंचती है, जैसे प्रकाश का वेग, सीधी रेखा में गमन। ऊष्मा तरंगों के रूप में चलती है ऊष्मा, बस ये बात याद रखना है कि विकिरण में तरंगों के रूप में ऊष्मा चलती है। कौन सी तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। एग्जांपल पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश का आना, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था इसमें। तो इसमें एग्जांपल क्या याद रखना है, बादलों वाली रात स्वच्छ रात की अपेक्षा ठंडी होती है। क्यों होती है भाई, बादलों वाली रात स्वच्छ रात की अपेक्षा थोड़ी गर्म होती है। आप देखना जिस रात में बादल होते हैं और एक बिल्कुल साफ सुथरा आसमान है, आप देखना साफ सुथरा आसमान हमें थोड़ा ठंडा लगेगा रात में और बादलों वाला गर्म लगेगा। रीजन,
क्यों? क्योंकि आप देखते हो कि पृथ्वी से जो ऊष्मा ऊपर की ओर जा रही होती है, ठीक है, आसमान साफ है, कोई रुकावट नहीं है, तो प्रॉपर मेंटेन होता रहता है। क्योंकि पृथ्वी पर कौन सी है रात में? गर्म। पृथ्वी पर ऊष्मा कैसी होती है? गर्म होती है, तभी तो वो ऊपर की ओर उठती है। गर्म ऊष्मा की जो धाराएं हैं वो ऊपर की ओर उठती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं, विकिरण के माध्यम से बता रहा हूं, ठीक है। तो जो ऊष्मीय विकिरणें होती हैं वो ऊपर की ओर उठती हैं। अब आसमान साफ है, वो ऊपर की ओर चली जाएंगी, और ऊपर वाली ठंडी वायु नीचे की तरफ आ जाए तो आसमान क्या रहेगा, या वायुमंडल क्या रहेगा, पृथ्वी ठंडी रहेगी। बादल आगे बीच में, तो बादल क्या करते हैं, उसको रोक लेते हैं और वापस नीचे भेज देते हैं, इस वजह से गर्म बादलों वाली रात है ठंडी रात की अपेक्षा गर्म होती है। रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी होती है। रीजन, रेगिस्तान में क्या होती है? रेत। आपको पता है रेत ऊष्मा का अच्छा, बहुत ही अच्छा अवशोषक होता है ऊष्मा का। अब जो अच्छा अवशोषक है वो ही अच्छा उत्सर्जक भी है। जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है वो ही ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक भी है, ठीक है। चलिए 1 मिनट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी बात करते हैं आगे। चलिए इतनी बात आई समझ में। तो ऊष्मा का, रेत ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है तो ऊष्मा की अच्छी उत्सर्जक भी है। तो रेगिस्तान में क्या होता है, दिन में रेत पर क्या पड़ेगी, ऊष्मा, ऊष्मा होगी जल्दी गर्म, रात में जल्दी ठंडी। बस। चाय की केंद्रीय बाहरी सतह चमकदार बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि वो ना तो चमकदार सतह होती है ना वो ऊष्मा की अवरोधक होती है, तो ना तो ऊष्मा को अंदर आने देती और ना ही ऊष्मा को बाहर जाने देती। पॉलिश किए हुए जूते धूप में अधिक देर तक गर्म क्यों नहीं होते? क्योंकि वो ऊष्मा का परावर्तन कर देते हैं, चमकदार सतह ऊष्मा का परावर्तन कर देती है। बस, कुछ भी नहीं था। मुझे ऐसे लगा बहुत इजी टॉपिक था ये, बहुत ही इजी। और इसको इजी और ज्यादा किसने बनाया? 3 मिनट के छोटे से प्रैक्टिकल ने। अगर ये टॉपिक आपको, मुझे शुरू में ये टॉपिक ऐसे लगा बच्चों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकल करवाने के बाद में इसकी थ्योरी तैयार की तो लगा बच्चों को तो ये टॉपिक तो बहुत आसान से समझ में आएगा। तो मैंने बहुत ही डेडिकेशन के साथ आपको ये टॉपिक करवाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जैसे जैसे आप चैनल को सपोर्ट करते जाओगे वैसे वैसे आपके लिए नई नई चीजें हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नई वीडियो, नए टॉपिक, और इस बार टॉपिक होगा केमिस्ट्री का। और तब तक आप सभी का धन्यवाद।